बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चैप्टर है हमारा वो है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑन्कोलॉजी जनरल सर्जरी। चैप्टर नंबर 20 है वहाब डोगर से। तो इस चैप्टर का जो स्टार्ट वाला ना, इसके अंदर से इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं जो पेपर में आया हो। बस यहाँ पे जो आपने ये याद रख लेना, ये ना पिछले चैप्टर के अंदर पास्ट पेपर्स के अंदर सवाल लिखा हुआ है कि कौन सा जीन जो है ना वो कौन से कैंसर के लिए होता है। इसमें ये आप याद रखना जी, APC जो जीन है वो कोलोरेक्टर के लिए है, मैनिन जो है वो मैन टाइप 1 के लिए, RET मैन टाइप 2A एंड 2B, BRCA1 और BRCA2 जो ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर के लिए। उसके बाद इसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं कैंसर के, उसके अंदर है जी स्मोकिंग, अल्कोहल है, UV एक्सपोजर और रेडिएशन एक्सपोजर है। वायरल इन्फेक्शंस कौन से हैं, इसमें HPV है जो सर्विक्स के लिए, HIV कापोसी सार्कोमा और HPV हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। उसके अलावा हार्मोनली बैलेंस डाइट और लाइफस्टाइल, ये चीज़ें होती हैं जो कि एक नियोप्लाज्म के बनने का वजह बनती है। अब नियोप्लाज्म क्या है, ये भी MCQ के लिए अगर आप देख लें तो ये ऊपर लिखा हुआ है दूसरे पैराग्राफ के अंदर, नियो मीन न्यू और प्लाज्मा मीन फॉर्मेशन, तो न्यू प्लाज्मा न्यू फॉर्मेशन, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर। इसमें ये अगर बता देता हूँ लेकिन इसको करने की ज़रूरत नहीं है। करेक्टरिस्टिक क्या होंगे जी, अनकंट्रोल्ड होगा, ठीक है, अनस्टॉपेबल होगा, परसिस्टेंट प्रोग्रेस होगी इसकी, और साइकोपाथ्स कहते हैं कैंसर सेल्स को, ये इसके करेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा। इसके जो हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर हैं, ये 6 बायोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ है जिनको कॉम्प्रोमाइज़ करता है। इनमें सस्टेनिंग प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग है, इवेडिंग ग्रोथ सप्रेसर्स है, रेजिस्टिंग सेल डेथ है, इनेबलिंग रेप्लिकेटिव इमोर्टेलिटी, इंड्यूसिंग एंजियोजेनेसिस एंड एक्टिवेटिंग इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। तो इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस ये इसका लास्ट, ये 6 पॉइंट है, ठीक है। ये 6 इसकी ना बायोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ होती हैं। यानी एक तो ये प्रोलिफरेटिव सिग्नल जो होता है उसको सस्टेन कर रहा होता है, ग्रोथ सप्रेसर्स को ये इवेड कर रहा होता है, सेल डेथ से रेजिस्टेंट हो जाता है। उसके बाद रेप्लिकेटिव इमोर्टेलिटी आ जाती है, एंजियोजेनेसिस को इंड्यूस कर रहा होता है और इन्वेजन और मेटास्टेसिस को एक्टिवेट कर रहा होता है। उसके बाद आ जाती हैं जी इसकी टाइप्स क्या हैं, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकीमिया, माइलोमास, ठीक है। कार्सिनोमास के अंदर हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट, लंग्स, ये सारे आ जाते हैं। सार्कोमा में कनेक्टिव टिश्यू आता है। ल्यूकीमिया के अंदर वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं। माइलोमास के अंदर आपके जो बीटा सेल्स होते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं वो वाले आ जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है। उसके बाद लिम्फोमास आ जाते हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में हमारा बोन मैरो डेरिवेटिव सेल्स होते हैं उनसे आता है। जर्म सेल ट्यूमर्स आ जाते हैं। और ब्लास्टोमा है जो ये आपके इमेच्योर प्रिकर्सर सेल्स का ट्यूमर है। उसके बाद इसकी प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन में आपने जी स्मोकिंग नहीं करनी, अवॉइडेंस ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर करना है, अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग करनी है। उसके अलावा अगर आपको कोलोरेक्टर कार्सिनोमा का है रिस्क तो आप लो डोज एस्प्रिन यूज़ करते रहें, ठीक है। उसके बाद प्रोफाइलेक्टिकली अगर बरका जीन पॉजिटिव हो किसी पेशेंट के अंदर तो उसका बायलेटरल मेस्टेक्टोमी कर दी जाती है, ठीक है। और इसी तरह ऑर्कियोडेक्टोमी भी कुछ पेशेंट्स के अंदर कर दी जाती है जिनके अंदर वो रिस्क हो, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ प्रिवेंशन है, ठीक है। ऑर्कियोडेक्टोमी वाला आगे हम जाके पढ़ेंगे भी। उसके बाद हमारे बाद आ जाती है जी स्क्रीनिंग। यहाँ से पहला सवाल आपका शुरू होगा जो SCQ आया हुआ है ना, वो स्क्रीनिंग का आया हुआ है, ठीक है। स्क्रीनिंग के बारे में बार बार पूछता है, तो स्क्रीनिंग की डेफिनेशन जो है ना वो इसने इतनी अच्छी कोई लिखी नहीं हुई, तो इन दोनों को मिला के आपने बना लेनी है। एक तो है कि वो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन होगी जिसके लिए पेशेंट जो है ना उसने आपको रिक्वेस्ट नहीं की, ठीक है। यानी जो पेशेंट कंप्लेन लेके नहीं आया, कोई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के अंदर हम स्क्रीनिंग करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन यूज इन अ पॉपुलेशन टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ एन एज येट अनडायग्नोस्ड डिजीज़ इन इंडिविजुअल्स विदाउट साइंस एंड सिम्टम्स। ये हम किसी डिज़ीज़ को जब हम किसी माशरे से किसी सोसाइटी से रिमूव करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए भी हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं कि उसके अंदर जो वो पेशेंट जो एसिम्प्टोमेटिकली प्रेजेंट है उनको अर्ली स्टेज में डायग्नोस करके हम उनका भी इलाज करते थे ताकि हम उस डिज़ीज़ को रिमूव कर सकें। इसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं। तो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन विच डज नॉट अराइज फ्रॉम पेशेंट्स रिक्वेस्ट and to identify the possible presence of undiagnosed disease in individuals without sign and symptoms, ठीक है। तो इसका सवाल एक आता है, ये वाला क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग क्या होता है।
इसमें 3 क्राइटेरियाज आपने लिखना है। पहला होगा इसके अंदर डिजीज़ के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो रिकोगनाइजेबल एट अर्ली स्टेज हो, दूसरा उसकी अर्ली स्टेज के लिए आपके पास ट्रीटमेंट जो है वो इफ़ेक्टिव हो, यानी जो उसको अर्ली स्टेज में ही या ख़त्म कर देगा या स्टॉप कर देगा, और तीसरा सफिशेंटली कॉमन टू वारंट स्क्रीनिंग, यानी इतनी ज़्यादा कॉमन है कि आपको स्क्रीनिंग करनी पड़ रही है। जो रेयर डिजीज़ है उनमें आपने स्क्रीनिंग करके कितनी स्क्रीनिंग करेंगे, यानी उसमें बहुत ही कम पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो और जिसको अर्ली स्टेज पे ख़त्म भी किया जा सके, तो वो वाली एक अर्ली स्टेज पे रिकोगनाइज़ हो जाए, एक उसका अर्ली स्टेज का लिए ट्रीटमेंट भी मौजूद हो, और तीसरा जो हमारे पास है कि वो इतनी कॉमन है कि उसकी हमें स्क्रीनिंग करनी पड़ रही है। उसके बाद आ जाता है, ये तो 3 पॉइंट डिजीज़ के मतलब। उसके बाद टेस्ट, यानी टेस्ट किस तरह का है। टेस्ट है कि फेयरली सेंसिटिव और स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी वो जो डिज़ीज़ है उस टेस्ट से और जो टेस्ट है उस डिज़ीज़ के लिए वो सेंसिटिव भी हो और वो उस डिज़ीज़ के लिए स्पेसिफिक भी हो। दूसरा, एक्सेप्टेबल टू द स्क्रीनिंग पॉपुलेशन, यानी जो पॉपुलेशन है वो उससे यानी भाग नहीं रही बल्कि इजीली वो करवा रही है, उन्हें कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, कोई हैज़र्ड्स नहीं है उस टेस्ट के, तो पॉपुलेशन उसको एक्सेप्ट कर लेती है टेस्ट को करवाना। दूसरा, वो सेफ़ है, ठीक है। और चौथे नंबर पे उसका इनएक्सपेंसिव है, यानी वो ज़्यादा महंगा नहीं है। यानी एक तो सेंसिटिव और स्पेसिफिक होना चाहिए, दूसरा एक्सेप्टेबल टू पॉपुलेशन होना चाहिए, फिर वो सेफ़ हो और फिर इनएक्सपेंसिव हो। ये 4 चीज़ें टेस्ट के मतलब है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट हमारा आएगा ना वो आएगा प्रोग्राम, यानी पहले हमने डिजीज़ के मतलब क्राइटेरिया लिखना है, फिर हमने टेस्ट के मतलब क्राइटेरिया लिख दिया, अब हम प्रोग्राम के मतलब क्राइटेरिया लिखेंगे। प्रोग्राम के मतलब हमने क्या करना है कि एक तो एडिक्यूट फैसिलिटीज़ फॉर दोज विद अ पॉजिटिव टेस्ट, यानी वो पेशेंट जो पॉजिटिव टेस्ट के लिए डायग्नोज हो जाए ना, उनके पास आपकी आगे एडिक्यूट फैसिलिटीज़ हैं फर्दर टेस्टिंग के लिए। नंबर 2 पे अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी ट्रीटमेंट, आपके पास उस पेशेंट के लिए क्वालिटी ट्रीटमेंट भी मौजूद है। नंबर 3, स्क्रीनिंग शुड बी रिपीटेड एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स, यानी आप स्क्रीनिंग को ना वक्फे से रिपीट करते रहेंगे। और चौथे नंबर पे आ जाता है कि उसके जो बेनिफिट्स हैं ना वो आउटवेट करेंगे उसके फिज़िकल और साइकोलॉजिकल हार्म्स को। ये प्रोग्राम की खसूसियात होनी चाहिए। अगर जो ये तीनों क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं फिर आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं इस डिज़ीज़ के लिए। उसके बाद एक ये MCQ ने लिखा हो कि यूके के अंदर ना जी 3 ईयरली बेसिस पे ना वो सर्वाइकल स्मीयर की स्क्रीनिंग करते हैं अनटिल द एज ऑफ 60 ईयर्स। उसके बाद उन्होंने ये वाला कैंसर ना पीछे वाले चैप्टर में भी आया हुआ था, रेडियोलॉजी के चैप्टर के अंदर लिखा हुआ था। एक रेडियोलॉजी के सवाल के साथ मिला के पूछा हुआ था हमने कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी की जो एज है वो स्क्रीनिंग के लिए कौन सी है। तो ये है कि जो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी है ना, पहले उसने इसकी 40 साल रखी थी, लेकिन अब वो कहती है कि 2015 के बाद उसने इसको अपग्रेड किया है कि 45 साल से लेके ऑनवर्ड, या 54 लिखा लेकिन आगे भी कंटिन्यू किया उन्होंने, तो 45 टू ऑनवर्ड या 45 टू 54 ईयर्स तक ईयरली बेसिस पे आपको मेमोग्राफी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए फीमेल्स की, ठीक है। तो ये एक MCQ के लिए याद रखना है, और ये SCQ भी आया हुआ है। उसके बाद आ जाता है ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग क्या होती है हमारे पास कैंसर की। एक है ग्रेडिंग और दूसरी चीज़ है स्टेजिंग। पहले हम पढ़ते हैं ग्रेडिंग यानी कैंसर का ग्रेड क्या। ग्रेड में हम कहते हैं या ग्रेड 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ग्रेडिंग के लिए एक लाइन अंडरलाइन कर लें यहाँ पे, इट इज़ द एस्टीमेट ऑफ अग्रेसिवनेस ऑफ ट्यूमर, यानी आपका ट्यूमर कितना अग्रेसिव है, इस चीज़ को जांचने के लिए हमारे पास जो है वो हमारे पास ग्रेडिंग है। अब ग्रेडिंग जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना ज़्यादा जो सेल हमारे पास एनाप्लास्टिक है या ना एनाप्लेजिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा एनाप्लेजिया हाई होगा उतना ज़्यादा ग्रेड भी हाई होगा, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सेल डिफ्रेंशिएशन के साथ, जितना ज़्यादा सेल डिफ्रेंशिएटेड होगा उतनी उसकी ग्रेडिंग लो होगी, ठीक है। यानी ये अगर आप शांत बान में समझाऊँ ना मैं आपको, जितना सेल डिफ्रेंशिएटेड होता है ना ट्यूमर का, उतना वो ट्यूमर कम ग्रेड का और लेस एग्रेसिव होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका डिफ्रेंशिएट होकर स्क्वेमस सेल का ट्यूमर बन गया तो वो सिर्फ स्क्वेमस सेल तक उस रीजन तक ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह अगर रेड ब्लड सेल का ट्यूमर है तो रेड ब्लड सेल तक ही रहेगा, लेकिन अगर वो अनडिफ्रेंशिएटेड है, स्टेम सेल ट्यूमर है, तो वो किसी भी सेल में चेंज हो सकता है और किसी भी सेल को वो इफेक्ट कर सकता है, उसका मेटास्टेसिस आप रोक नहीं सकते, ठीक है। तो ये है, तो जितना ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होगा उतना उसका ग्रेड लो होगा, और जितना कम डिफ्रेंशिएटेड होगा उतना उसका ग्रेड हाई होगा। और दूसरी टर्म है एनाप्लेजिया, यानी एनाप्लेजिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ग्रेडिंग होगी, एनाप्लेजिया जितना लो होगा उतनी कम ग्रेडिंग होगी। अब आ जाए जी हमारे पास स्टेजिंग के साथ, ठीक है। स्टेजिंग जो है ना, स्टेजिंग होता है कि इसमें हमने अब जो उसका ना साइज़
उसकी लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट और उसका मेटास्टेसिस हुआ है कि नहीं, ये इसके ऊपर डिपेंड करती है स्टेज। ग्रेड था उसके ओरिजिन के ऊपर, सेल ओरिजिन के ऊपर। स्टेज उसके साइज़ के मतलब है और उसकी स्प्रेड के मतलब है, लोकेशन साइज़ के ऊपर, ठीक है। इसमें हम TNM करते हैं। T से ट्यूमर साइज़ है, N से लिम्फ नोड्स पॉजिटिव हैं या नहीं, और M से है कि मेटास्टाइज हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास स्टेजिंग। अब आ जाए इन्वेस्टिगेशंस। कोई आपके पास ट्यूमर मिला है, अच्छा इसमें अब जिसका मैं सवाल बताता रहूँगा उसको अपने निशान लगाते जाना। अभी तक जो सवाल हमारा है वो स्टेजिंग स्क्रीनिंग का आया है और क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग का आया है, ठीक है। उसके अलावा एक सवाल ये नीचे वाली लाइनों में था ब्रेस्ट के मेमोग्राफी एज के मतलब, यानी ईयरली स्क्रीनिंग कब करवानी है उसकी आपने, ठीक है। उसके बाद अभी तक SCQ जो है पास पेपर में नहीं आया, इनमें से MCQs आ सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के दो मेन पर्पस होते हैं हमारे पास। एक वही हमने उसकी ग्रेडिंग चेक करनी है, यानी हिस्टोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल कन्फर्मेशन, ठीक है। हिस्टोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल कन्फर्मेशन से आपको पता लग जाएगा किस जगह का ट्यूमर है, ये तो पता है आपको, लेकिन उसके अंदर सेल कौन से प्रेजेंट है, ठीक है, ये पता लग जाएगा आपको, उसका ओरिजिन पता लग जाएगा ट्यूमर का। दूसरा यानी वो वहीं का है या कहीं से और से मेटास्टाइज हो गया है, ये भी आपको हिस्टोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल उससे पता लग जाएगा इन्वेस्टिगेशन से। नंबर 2 पे हमने क्या देखना है, नंबर 2 पे हमने उसकी एक्सटेंट देखनी है, यानी लोकल इन्वेजन है, नोड्स पॉजिटिव है या नहीं, और उसका मेटास्टेसिस हुआ है नहीं। यानी एक इन्वेस्टिगेशन हमने उसकी ग्रेडिंग के लिए करवानी है, दूसरी इन्वेस्टिगेशन हमने उसकी स्टेजिंग के लिए करवानी है। अच्छा इसके अंदर अगर हम देखें तो जो लॉजिकल ऑर्डर है ना उसका, सबसे पहले हम ट्यूमर मार्कर करवा लेते हैं। अगर हमें किसी कैंसर का शक है तो ट्यूमर मार्कर बेहतरीन होते हैं, सिंपल सा टेस्ट है और इजीली आपको पता लग जाता है। ट्यूमर मार्कर के बाद अगर आपके पास स्टमक, इंटेस्टाइन इस तरह का कोई ट्यूमर है, उसके लिए आप रेडियोग्राफ करवा लें, उसमें आपको नज़र आ जाएगा। डीपर टिश्यूज़ हैं आपके पास, उसके लिए आप CT स्कैन, MRI, PET स्कैन, और एंड पे जाके फिर हम बायोप्सीज़ पे आएंगे। बायोप्सीज़ हमने किस लिए कन्वर्ट करवानी है, या जिसको हम स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशंस कहते हैं, ये हमने इसलिए देखनी है ताकि हम उसका जो ट्रीटमेंट है वो और उसका क्या प्रोग्नोसिस है ये प्लान कर सकें, ठीक है। तो एक तो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन हमारी होगी, दूसरी आती है हमारी स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशंस। स्टेजिंग का जो मकसद होगा एक्सटेंट ऑफ डिजीज़, ट्रीटमेंट प्लान देखना और उसका प्रोग्नोसिस, ये तीन चीज़ें हम देख रहे हैं। एक्सटेंट और प्रोग्नोसिस देख के फिर हम उसका ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो हम लोकल एक्सटेंट दे सकते हैं, उसके लिए हम पैंक्रियाज के लिए CT स्कैन हमारे पास, एसोफेगस के लिए एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी है, और रेक्टम के लिए हमारे पास MRI वगैरह। उसके अलावा डिस्टेंट मेटास्टेसिस के लिए हमारे पास, यानी ये ऊपर वाली जो होती है हमारे पास लोकल के लिए, लोकल एक्सटेंट देखने के लिए। अब हमने अगर डिस्टेंट देखनी है, बॉडी पूरी बॉडी के अंदर कहीं पे गया तो नहीं, उसके लिए हम बोन स्कैन करवा लेंगे, PET स्कैन करवा लेंगे, और हम लेप्रोस्कोपी कर लेंगे। अब आ जाता है ट्यूमर मार्कर्स, इसका SCQ हमारे पास आया हुआ है। सबसे पहले ट्यूमर मार्कर्स होते क्या हैं, ये बायोकेमिकल सब्सटेंसेस हैं जो या फिर तो सीरम के अंदर डिटेक्ट हो जाएंगे, या जो टिश्यू हमने पेशेंट से निकाला है, जो ट्यूमर टिश्यू हमने पेशेंट से एक्साइज किया है, या उसके अंदर इनका लेवल इंक्रीज़ हुआ होगा, ठीक है। ये बायोकेमिकल सब्सटेंसेस हैं, या फिर तो सीरम के अंदर इंक्रीज़ हो जाते हैं, या फिर उस टिश्यू जो हमने पेशेंट से एक्साइज किया उसके अंदर इंक्रीज़ हुए होंगे, जिनको हम कहते हैं ट्यूमर मार्कर्स। अभी इसमें क्या हो सकता है, इसमें सेल सरफेस एंटीजन हो सकता है, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन हो सकती है, कोई एंजाइम हो सकता है कोई, ठीक है, या फिर कोई हार्मोन हो इंक्रीज़ हुआ हो सकता है। ये चार चीज़ें हैं जो इंक्रीज़ कर सकते हैं ट्यूमर के अंदर। यानी ट्यूमर मार्कर इन चार किस्म के हो सकते हैं, यानी या वो सेल सरफेस एंटीजन हो सकता है कोई, या कोई साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन या एंजाइम या हार्मोन हो सकता है। उसके बाद हम कहते हैं कि जो एक इसने ना आगे मज़ीद उसको थोड़ा रिफाइन किया कि वो ट्यूमर मार्कर जो हम बायोप्सी, यानी जो हमने ट्यूमर टिश्यू एक्साइज किया पेशेंट के अंदर से, उस टिश्यू के अंदर अगर हमें कोई मिला है ना, तो उस जो साइटोलॉजिकल स्पेसिमेन के अंदर जो होगा हमारा बायोमार्कर, उसको हम दूसरा नाम देते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिकल मार्कर्स, ठीक है। इसके आगे फिर इसने एग्जांपल दी है CD24 बी सेल नियोप्लाज्म, C-KIT4 GIST एंड ERPR इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ये तीन एग्जांपल इसने फिर दी हुई है इसकी, ठीक है। उसके बाद इसने नीचे आ गए, नीचे इसने दी हुई है CAA4 क्लोनिक कार्सिनोमा, CA125 ओवेरियन कैंसर एंड PSA4 प्रोस्टेटिक, कुछ एग्जांपल्स हैं। ये आगे इसने अगले पेज में ना ज़्यादा अरेंज करके लिखी हुई हैं। ये क्वेश्चन आता है जिसके अंदर वो कहता है कि कुछ ट्यूमर मार्कर्स विद देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गन और कैंसर हमें बताएं, तो वो अगले पेज पे लिखी हुई है, 3 में लिखी हुई है ये वाली सारी, इसलिए ना वो आपने याद कर लेनी है, वो आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा ये वाला अगला सवाल आया हुआ, काफ़ी बार सवाल आया कि
सिग्निफिकेंस या यूज़ ऑफ ट्यूमर मार्कर्स क्या है? 5 यूज़ हैं। स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, हम पढ़ चुके हैं। डायग्नोस्टिक हो सकता है, ठीक है। प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर हो सकता है। मॉनिटरिंग ऑफ थेरेपी, ठीक है। और उसके बाद अर्ली डायग्नोसिस ऑफ रिलैप्स, ठीक है। मॉनिटरिंग, पहले 3 तो आपको पता है। मॉनिटरिंग ऑफ थेरेपी क्या है? आप कोई थेरेपी दे रहे हैं, उसको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, उसका रिस्पॉन्स आपने चेक करना है। तो आप ट्यूमर मार्कर का लेवल देखेंगे कि वो कम हो रहा है कि नहीं। अगर वो कम हो रहा है तो इसका मतलब जो हमारी थेरेपी है वो उसको ट्यूमर रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब आगे आ जाएँ। देखिए, अब वो हमें बता रहा है कि जी सम इम्पोर्टेंट ट्यूमर मार्कर्स, ठीक है। मैंने जैसे कहा था कि ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछ कहता है कि हमें कुछ एग्जांपल्स बता दें। अब उसने यहाँ पे देखे 3 क्लासेस की फॉर्म में लिखी। अब 3 इसी तरह क्लासेस बनानी चाहे बना दें, वरना आप वो सिंपल एक लाइन में लिखना चाहे लाइन में लिख दें। याद रख लें जितने याद रख सकते हैं, 5 से 6। अब उसने हार्मोन्स पे पूछा, हार्मोन्स में कौन से हैं? अगर LDH का लेवल हाई हुआ है इसका मतलब सेमिनोमाइल लिम्फोमा है। बीटा HCG का लेवल हाई है तो इसका मतलब कोरियोकार्सिनोमा है। कैल्सिटोनिन हाई है तो इसका मतलब मिडलरी थायराइड कार्सिनोमा है। ये हार्मोन्स में आ जाते हैं। उसके बाद प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो मल्टीपल माइलोमा में हाई होती हैं। अब आ जाए एंटीजेंस। ये याद रख लीजिएगा, ये MCQ में पूछ सकता है वो। पहला है AFP, अल्फा फिटोप्रोटीन, ये हेपेटोमा यानी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और टेरोटोमा। इनके अंदर बड़ी होगी। PSA प्रोस्टेटिक ट्यूमर में, CEA कोलोन, पेंक्रियाज और लंग्स के अंदर, CA-125 ओवेरियन कार्सिनोमा, CA-99 पेंक्रियाटिक ट्यूमर और कोलेंजियो कार्सिनोमा। ये एग्जाम्पल्स आपने लास्ट में याद कर लेनी है। उसके बाद सेवरल अप्रोचेस फॉर टिश्यू डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। ट्यूमर मार्कर के बाद हम, या ट्यूमर मार्कर के अलावा कौन कौन सी हमारे पास इसके अंदर फिर हमारे पास बायोप्सीज आ जाती हैं। बायोप्सीज की टाइप्स भी पूछ लेता है वो। बायोप्सीज की टाइप देख लें। फाइन नीडल एस्पायरेशन सिस्टोलॉजी, FNAC कहते हैं हम। ये हम उन ऑर्गन्स में कर रहे हैं जिसके अंदर हम ट्रू कट नहीं कर सकते और हमें ब्लीडिंग का खदशा होता है। तो कहाँ पे हम ब्रेस्ट मैस की भी हम कर सकते हैं। लिम्फ नोड और थायराइड नोड्यूल, मोस्टली FNAC जो हमारी ना वो थायराइड के लिए हो जाती है, क्योंकि थायराइड कि हम ट्रू कट की तरफ जाए तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो थायराइड, लिम्फ नोड और ब्रेस्ट मैस के अंदर हम फाइन नीडल एस्पायरेशन सिस्टोलॉजी करते हैं। उसके अलावा ट्रू कट और कोर नीडल बायोप्सी। ट्रू कट और कोर कट भी हम एक नीडल होती है जिसको हम ट्रू कट या कोर बायोप्सी नीडल कहते हैं। इसको इसके ज़रिए हम करते हैं ज़रा डीपर ऑर्गन यानी लीवर में, किडनी में। अल्ट्रासाउंडिसिटी गाइडेड हम जाते हैं और हम इसमें कर लेते हैं। लेकिन ये इक्वली जो है ना यूज़फुल है फॉर सुपरफिशियल मैसेज भी, जिसके लिए FNAC हमने की थी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंसिजनल बायोप्सी। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम जो ट्यूमर है ना बॉडी के अंदर से, उसका कुछ हिस्सा सर्जिकली रिमूव करेंगे और उसकी बायोप्सी होती है। उसके बाद हमारे पास आती है एक्सीजन बायोप्सी। एक्सीजन बायोप्सी में क्या होता है कि हम पूरे का पूरा जो हमारे पास मलिग्नेंट टिश्यू या मलिग्नेंट पार्ट था उसको हम निकालते हैं और हम हिस्टोपैथोलॉजी लैब में भेज देते हैं। इसको हम कहते हैं एक्सीजन बायोप्सी। यानी एक्सीजन बायोप्सी के अंदर हमने एक उसका पोर्शन लिया था, एक पार्ट लिया था, उसको भेजा, और एक्सीजन बायोप्सी में हमने पूरा निकाला, उसको हमने बायोप्सी के लिए भेज दिया। उसके बाद एक ये बायोप्सीज आ गई। उसके बाद एक होती है साइटोलॉजिकल स्मीयर, जिसमें हम सर्वाइकल स्मीयर आपने सुना होगा। इसमें क्या है? इसमें ये टेक्निक या ये जो इसका प्रिंसिपल है ना वो ये है कि जो नियोप्लास्टिक सेल्स होते हैं ना वो लेस कोहेसिव होते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसलिए वो जो स्क्रीशंस या फ्लूइड होती है ना उसके अंदर शेड कर जाते हैं। तो जो ऑर्गन जिनके अंदर स्क्रीशंस आती हैं या जिनके अंदर फ्लूइड होता है उनके अंदर आपको ये मिल सकता है। तो उसमें सर्वाइकल सर्वाइकल स्मीयर है, ये आपको यहाँ पे इसने एग्जांपल्स दी होंगी। ये देखिए जी, एंडोमेट्रियम के अंदर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, यानी ब्रोंकस के अंदर भी आपको पता है सेक्रेशंस आती हैं, गैस्ट्रिक के अंदर भी सेक्रेशंस, एंडोमेट्रियम के अंदर भी सेक्रेशन या ब्लड होता है। तो इन सब के अंदर वो शेड कर जाएंगे। और आप अगर यहाँ पे स्मीयर क्या होता है जी? स्मीयर में आपने जी स्क्रैपिंग, थोड़ा सा स्क्रैप करना है उस टिश्यू को, या फिर उसकी ब्रशिंग करके जो वहाँ पे मटेरियल या सेल्स शेड किए हुए हैं उनको आपने लेना, उनकी आपने ये साइटोलॉजी चेक कर लेंगे। ये साइटोलॉजिकल स्मीयर होता है, ठीक है। अब इसका एक सवाल आता होता है ना स्मीयर से रिलेटेड, वो पूछा है कि जो स्मीयर है ना वो कौन कौन से हमारे पास कैंसर उनमें हो सकती है, ठीक है। तो ये आपने ये अभी देखना, ब्रोंकोजेनिक हो गया आपके पास, एंडोमेट्रियल हो गया आपके पास, सर्वाइकल हो गया, ठीक है। उसके अलावा एक सवाल आता होता है स्क्रीनिंग के मतलब कि कौन से कैंसर है जिनके अंदर स्क्रीनिंग हेल्पफुल होती है। ये बुक के अंदर लिखा नहीं हुआ, ये आप लिख लें। तो वो 3 कैंसर हैं, एक ब्रेस्ट कैंसर, एक कोलोरेक्टर कैंसर और एक सर्वाइकल कैंसर।
इनकी हम अगर रेगुलर स्क्रीनिंग कर लेना तो हम इनका जो इंसिडेंस है वो कम कर सकते हैं पेशेंट के अंदर, और पेशेंट डेथ रेट कम हो सकते हैं। इनको हम अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं और इनका जो टाइमली ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जो है ना, इनमें स्क्रीनिंग हेल्पफुल होती है। ठीक है, उसके बाद ही हमारे पास ये आ गया ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी फॉर मलिग्नेंट ट्यूमर्स। ठीक है, यानी अगर कोई मलिग्नेंट ट्यूमर है तो उसके पास आपके पास किस ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी क्या होगा। उसमें आपके पास सर्जरी हो सकती है, कीमोथेरेपी हो सकती है, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और जीन थेरेपी। ये है हमारे पास 6। इनको हम आगे बारी बारी पढ़ते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट ऑफ ट्यूमर, यानी जो ट्यूमर टीम होती है ना, उसके मतलब ये सवाल है, यानी उसके कौन कौन से मेंबर होते हैं। यानी जो हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट ऑफ ट्यूमर के लिए जो हमारी टीम होगी, या इस टीम के अंदर जो बुक के अंदर लिखे हुए हैं ना, बुक के अंदर इसने 8 मेंबर्स इसके अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, 8 मेंबर्स के अंदर उसने डिवाइड किया हुआ है। 3 वो कहता है इसके अंदर मेजर होते हैं, 3 सपोर्टिंग होते हैं और 2 जो होते हैं बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं। 3 मेजर जो है उसको उसने ब्लैक किया हुआ, उसके अंदर उसने कहा एक सर्जन, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। ये 3 उसने कहा कि मेजर होते हैं आपके पास। उसके बाद जो 3 सपोर्टिव केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसके अंदर एक साइकेट्रिस्ट है, एक नर्सिंग केयर है और एक कम्युनिटी केयर। ये 3 जो है सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं कैंसर पेशेंट को। फिर 2 जो होते हैं जो सपोर्टिंग ट्रीटमेंट वाले हैं, उसको उसने ये ब्लू कलर से ज़ाहिर किया है। वो कह रहा है कि जो बिहाइंड द सीन काम कर रहे होते हैं उनमें एक पैथोलॉजिस्ट हमारे पास होता है और दूसरा हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट आता है। तो ये 8 लिखे हुए हैं। इसमें सवाल आया हुआ है जो पास पेपर के अंदर उसने इसके अंदर पूछा हुआ है कि कोई से 6 मेंबर्स जो है ना आपके इस टीम के, वो आप बता दें। ठीक है, तो पास क्वेश्चंस में जो उसने जवाब लिखा हुआ उसके अंदर कुछ उसने इसके अंदर से चेंज किए हुए हैं और कुछ उसने यही लिखे हुए हैं। ठीक है, जो चेंज किया हुआ उसके अंदर उसने जो सर्जन है ना उसकी टाइप्स ज़रा कर दी है कि उसने प्लास्टिक सर्जन ऐड कर दिया है। ठीक है, और एक दो उसने इसी तरह क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ऐड कर दिया, एक डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट ऐड कर दिया है। ठीक है, और एक उसने साइट स्पेशलिस्ट सर्जन और एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, यानी उसने उसकी सब स्पेशलिटीज़ को ऐड करके 5 बंदे पूरे कर दिए। अब आप अगर वो वाले करना चाहें वो वाले कर लें, और अगर आप ये वाले करना चाहें जो बुक के अंदर बयान किए गए ये भी, वो इसे 6 उसने पूछे हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है बुक वाले ज़्यादा बेहतर हैं क्योंकि आप सर्जन की 2 टाइप लिखते हैं, एक स्पेशलिस्ट सर्जन, एक ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन और एक प्लास्टिक और कंस्ट्रक्टिव सर्जन। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप वहाँ पर लिखें कि एक सर्जन है, एक हमारे पास ऑन्कोलॉजिस्ट है, एक हमारे पास रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है। लेकिन इसको मज़ीद कंसल्ट मैं भी कर लेता हूँ और आप भी कर लें कि जो हमारी मेन बुक है बेले उसके अंदर गया। लेकिन मैंने इंटरनेट के ऊपर सर्च किया है तो बुक वाले जो है ना वो वाले कुछ उससे मिलते जुलते हैं, और यानी वो जो 4-5 दे रहे हैं उसके अंदर वो नर्सिंग केयर दे रहा है, साइकेट्रिस्ट दे रहा है, सर्जन दे रहा है, पैथोलॉजिस्ट दे रहा है, रेडियोलॉजिस्ट दे रहा है, ये वाले मेन बुक कर रहा है इसके अंदर। तो कोई से 6 पूछे तो कोई से 6 में आप जो भी लिख देंगे आपका सवाल जो है वो तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएँ आगे। आगे आ जाता है हमारे पास जी प्रिंसिपल्स ऑफ कैंसर सर्जरी। ठीक है ना, यानी ट्यूमर के अंदर पहला हमने कहा था कि सर्जरी कर सकते हैं हम, तो सर्जरी के अंदर उसने उसके प्रिंसिपल्स पूछे हैं। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल है, इसका सवाल जो है ना वो है कि रोल ऑफ सर्जरी क्या है कैंसर के अंदर। तो ये जो हेडिंग्स है ना, मैं इसकी आपको थोड़ी थोड़ी वैसे डिटेल भी बता देता हूँ, लेकिन इस सिर्फ हेडिंग्स भी आप लिख देंगे तो आपका जो होगा ना वो हो जाएगा। लेकिन उसने ना साथ एग्जाम्पल पूछी हुई है कि रोल्स ऑफ सर्जरी विद एग्जाम्पल इन ऑन्कोलॉजी या इन कैंसर पेशेंट या कैंसर ट्रीटमेंट। तो पहला इसका रोल है ना वो डायग्नोसिस और स्टेजिंग है। ठीक है, अब डायग्नोसिस और स्टेजिंग क्या है जी, आपको पता है कि स्टेजिंग के लिए जो डीप कैंसर हैं उनकी बायोप्सी लेने के लिए हमें या लेप्रोस्कोपी करनी पड़ेगी या हमें कट लगाना पड़ेगा, सर्जरी करनी ही पड़ेगी हमें। ठीक है, जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस के अंदर भी यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि लेप्रोस्कोपी हमें अक्सर इंट्राअब्डोमिनल मैलिग्नेंसीज के लिए हमें करनी पड़ जाती है जिसमें स्मॉल पेरिटोनियल या लीवर नोड्यूल्स या मेटास्टेसिस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा भी एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी हम करते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि कोई कैंसर जो अगर हमें नहीं नज़र आ रहा सही से या हमने उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करता है तो डायग्नोसिस के लिए हम एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करते हैं जिसके अंदर फिर हम उसकी बायोप्सी भी लेते हैं। उसके बाद आ जाता है रिमूवल ऑफ प्राइमरी डिजीज़, रेडिकल सर्जरी मोस्ट कॉमन बेस्ट सर्जरी, जिसके अंदर हम वो
जो ट्यूमर टिश्यू और उसके साथ कुछ पोर्शन हम हेल्दी टिश्यू का भी इंक्लूडिंग उसके ड्रेनिंग लिम्फ नोड ये सारा रिमूव कर देते हैं। इसको हम कहते हैं रेडिकल सर्जरी करना। तो इसमें हम रिमूवल ऑफ प्राइमरी डिजीज़ करते हैं। ये इसका दूसरा रोल आ गया। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया ब्रेस्ट सर्जरी की। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है रिमूवल ऑफ मेटास्टेटिक डिजीज़। ठीक है, यानी हम मेटास्टेटिक डिजीज़ को भी रिमूव कर सकते हैं सर्जरी से। इसके अंदर उसने एग्जांपल दी है यहाँ पे एक कि अगर आपका कोलोरेक्टल जो है ना वो लीवर में मेटास्टाइज कर गया ना, तो आप लीवर की उस पोर्शन की अगर रिसेक्शन कर दें तो इसके अंदर जो सर्वाइवल है ना वो लॉन्ग टर्म हो जाता है, बढ़ जाता है पेशेंट का। तो इसमें एग्जांपल ये आपकी आ गई और रिमूवल मेटास्टेटिक डिजीज़ तीसरा रोल आ गया। चौथा डिजीज़ आपके पास होता है पेलिएशन। पेलिएशन में क्या होता है, पेलिएशन उन डिजीज़ के लिए हम करते हैं जो नॉन क्योरेबल होते हैं, जिनका कोई इलाज नहीं होता, लेकिन हम उसमें सिम्टमेटिक रिलीफ के लिए कर रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास एक है जी, वो कहता है अगर पेशेंट को वो कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम एडवांस स्टेज पे चला गया है, ठीक है, उसका इलाज नहीं है, तो उसको हम जो अब क्योंकि रेक्टम का है तो यानी इसकी डेफिकेशन में इसको इशू आ रहा है, तो उसके लिए हम सिम्टमेटिक जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसके रिलीफ के लिए हम सिग्मोइड क्लोस्टोमी कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल जो पास पेपर में उसने दी हुई है इससे मिलती जुलती है, लेकिन उसने सिकल का कैंसर का कहा हुआ है और उसने उसके अंदर इलियो ट्रांसफर्स अनास्टोमोसिस कर दिया है। ठीक है, दोनों में से जो आपको आसान लगे आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रिवेंशन। नंबर 1 पे हमने डायग्नोसिस और स्टेजिंग कर ली, फिर हमने प्राइमरी डिजीज़ रिमूव कर ली, उसके बाद हमने मेटास्टेसिस रिमूव कर लिया, उसके बाद हमने पेलिएशन कर ली, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या है, प्रिवेंशन में ये है कि हमने कोई प्रोफाइलेक्टिकल सर्जरी कर दी है। ठीक है, यानी हम एक पेशेंट है जिसके अंदर बरका पॉजिटिव जीन है, बरकामान पॉजिटिव है, हम बरकामान पॉजिटिव के अंदर जो डेवलपमेंट ऑफ मेलिग्नेंसी है उसके चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। तो उसके अंदर आप उसकी बायलेटरल मेस्टेक्टोमी कर दें तो हो कैंसर उसके अंदर आप बचा सकते हैं, प्रिवेंशन है। दूसरी क्या है, अगर किसी पेशेंट को फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस है, फैप जिसको हम कहते हैं, तो इसके अंदर जो टोटल यानी जो चांसेस है ना हमारे पास मेलिग्नेंसी के वो 100% है, वो कह रहा है। तो इसके अंदर हम प्रोफाइलेक्टिकली टोटल कोलेक्टोमी कर सकते हैं, हम पूरा कोलोन ही उसका रिमूव कर देते हैं ताकि उसको कैंसर हो ही ना, क्योंकि चांसेस 100% होना ही होना है, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन में रोल आ गया। उसके बाद है रिकन्स्ट्रक्शन में। रिकन्स्ट्रक्शन में मोस्ट कॉमन हमारे पास आपको पता है जब हम ब्रेस्ट रिमूवल के बाद उसको रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरीज होती हैं, इम्प्लांट्स लगते हैं, तो ये ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन या मॉडिफाइड जो आफ्टर मॉडिफाइड रेडियल मेस्टेक्टोमी है ना, तो ये रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज में आ गए। तो ये 6 रोल हैं आपके सर्जरी के, ये एक ही सवाल आया हुआ इसके अंदर से। उसके बाद आ जाते हैं जी प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी किस में कहते हैं, कीमोथेरेपी है जी हम वेरियस कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स को यूज़ करते हैं अगेंस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंसी। अब इसकी जो सवाल आया हुआ ना वो इसकी टाइप्स पूछता है, यानी टाइप्स ऑफ कीमोथेरेपी। इसकी 3 टाइप्स हैं। एक है इसके अंदर एडजुवेंट कीमोथेरेपी, दूसरी है नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी, और एक हम कंबाइंड कीमोथेरेपी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें जी प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है ना कीमोथेरेपी का वो है लिम्फोमा, ल्यूकीमियाज और जर्म सेल ट्यूमर्स जो होते हैं। 3 ये याद रखने हैं आपने, लिम्फोमास, ल्यूकीमियाज और जर्म सेल ट्यूमर्स है ना, जो ये कीमो सेंसिटिव ट्यूमर्स होते हैं। ठीक है, तो कीमोथेरेपी को मोस्टली हम यूज़ उन्हीं ट्यूमर्स के लिए करते हैं जो कि कीमो सेंसिटिव ट्यूमर्स होते हैं। इसमें हम कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं जो जाकर उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाता है कि इसमें एडजुवेंट थेरेपी क्या होती है। ठीक है, ये सवाल आता है कि व्हाट इज़ एडजुवेंट कीमोथेरेपी। ठीक है, इसको आपने डिफाइन करना होता है। इसकी डेफिनेशन जो है ना ये यहाँ पे लिखी हुई है आपकी, द यूज़ ऑफ कीमोथेरेपी आफ्टर प्राइमरी सर्जिकल एक्सिजन ऑफ ट्यूमर। यानी अगर आपने ब्रेस्ट का अगर हम करें कि आपने मेस्टेक्टोमी कर दी है उसकी, ठीक है, लेकिन आपको खदशा हो, यानी मेस्टेक्टोमी आपने एक साइड ही कर दिया और वो खदशा के दूसरी साइड पे उसके नहीं है, या उसके जो लिफ नोड्स हैं वो 1-2 पॉजिटिव तो वो आपने निकाल दिया, लेकिन वो खदशा क्या है उसके मेट्स तो नहीं फैल गए। तो इसके अंदर एक तो रीअकरेंस के रिस्क को कम करने के लिए, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर में तो जब आपने ब्रेस्ट पूरी रिमूव कर दी रीअकरेंस बहुत कम हो जाती है, लेकिन कुछ कैंसर है जिसके अंदर रीअकरेंस हो सकती है, जैसे कोलोरेक्टल ट्यूमर है। ठीक है, उसमें अब एक पोर्शन तो निकाल देते हैं, लेकिन बाकी कोलोन का पोर्शन होता है उसके अंदर दोबारा चांसेस होते हैं। तो रीअकरेंस को स्टॉप करने के लिए हम करते हैं। तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी एक्सिजन के बाद जो आप कीमोथेरेपी देंगे उसको हम एडजुवेंट थेरेपी कहेंगे। फिर आ जाते हैं न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी क्या होती है
द यूज़ ऑफ कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी प्रायर टू द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, यानी सर्जरी करने से पहले जो हम देंगे ना उसको हम कहेंगे न्यू एजेंट कीमोथेरेपी या न्यू एजेंट थेरेपी। इसमें असल में इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद ये था कि वो ट्यूमर्स जो ज़्यादा स्प्रेड किए होते हैं कि सर्जरी हमारे लिए मुश्किल होती है, तो हम उसे पहले कीमोथेरेपी देते हैं, जिससे कुछ हिस्सा उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ वो लिमिट हो जाता है अपने साइज़ में, तो फिर हमारे लिए उसकी सर्जरी करना और उसको कंप्लीट सर्जिकल एक्सचेंज करना उसका आसान हो जाता है। तो ऐसे ट्यूमर्स के लिए हम पहले उन्हें न्यू एजेंट कीमोथेरेपी देते हैं, उसको डाउन स्टेज कर देते हैं, उसके बाद हम उसका एक्सचेंज कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे आती है कॉम्बाइंड थेरेपी। कॉम्बाइंड थेरेपी यहाँ पे लिखी नहीं हुई, तो उसको आप लिख लें, ये सवाल बारहा आया हुआ पास में, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्बाइंड थेरेपी, इसमें 4 लिख लें। नंबर 1 होता है यूज़ इफ़ेक्टिव एजेंट्स, यानी आपने इफ़ेक्टिव एजेंट यूज़ करने हैं कॉम्बाइंड थेरेपी में। नंबर 2 लिख लें यूज़ एजेंट्स विद डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्शंस, यानी इसमें अपने डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्शन हैं जिनके एजेंट वो यूज़ करने हैं। नंबर 3 पे यूज़ एजेंट विद नॉन ओवरलैपिंग टॉक्सिसिटीज़, यानी जो एजेंट यूज़ कर रहे हैं कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट मोस्टली टॉक्सिक होते हैं, तो उन दोनों की टॉक्सी ओवरलैप ना करे बल्कि अलग अलग हो। उसके बाद नंबर 4 पे होता है कंसीडर स्पेटियल कोऑपरेशन। स्पेटियल कोऑपरेशन क्या होती है, इसमें होता है कि रेडियोथेरेपी को आप यूज़ कर रहे होते हो लोको रीजनल और कीमोथेरेपी को आप यूज़ कर रहे होते हो डिस्टेंट मेटास्टेसिस, यानी आप कोऑपरेशन करके ना 2 से 3 थेरेपियों को इकट्ठा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये 3 से 4 हैं, 4 आपके बेसिक प्रिंसिपल हैं। नंबर 1 आप इफेक्टिव एजेंट यूज़ करें, नंबर 2 आप उनके डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्शन ये करें, नंबर 3 पे उनकी ओवरलैपिंग टॉक्सिसिटी ना हो, और नंबर 4 पे उसकी आप स्पेटियल कोऑपरेशन को भी कंसीडर कर रहे हो। तो ये है, यानी एक जो आपका एजेंट है वो लोकल पे एक्ट कर रहा है और एक एजेंट जो है वो आपका डिस्टेंट मेटास्टेसिस को स्टॉप कर रहा है। तो ये है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कंबाइंड थेरेपी। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं जी आगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स। ठीक है, एक है ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स और एक है क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग्स के अंदर तो इसने बताई हुई है, ये 5 बताई हुई हैं। एक इसने कहा कि अल्काइलेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसकी एक दो एग्जांपल लाजमी अपने याद करने। एंटी एल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर आपके पास साइक्लोफॉस्फामाइड है, एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर आपके पास मेथोट्रेक्सेट और 5-फ्लोरोयूरासिल है, साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स के अंदर आपके पास ब्लियोमाइसिन है, माइटोमाइसिन है, एंड्रामाइसिन है, एड्रियामाइसिन है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स इनहिबिटर्स के अंदर आपके पास विनक्रिस्टीन है और विनब्लेस्टीन है। उसके बाद हार्मोन्स के पास हार्मोन्स में आपके पास है फ्लूटामाइड और टमोक्सिफिन। ये दो एग्जांपल हैं, आप हर किसी की याद कर लें। ठीक है, अच्छा जो आती है ना हमारे पास के कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स की क्लासिफिकेशन करें। अब कीमोथेराप्यूटिक में यानी जो हमारी कीमोथेरेपी के एजेंट्स हैं ना उनकी क्लासिफिकेशन उसने मांगी है। तो उसके अंदर जो पास्ट पेपर वाले उसने हार्मोन्स नहीं लिखे हुए, सिर्फ इन 4 को लिखा हुआ है। अल्काइलेटिंग एजेंट्स उसने लिखा हुआ है। ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और नंबर 4 पर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स इनहिबिटर्स है ना विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन, इसको उसने नेचुरल प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन के अंदर ना। तो ये देख लीजिएगा, वो लिखनी है आपने ये, यानी ये नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स को इनहिबिट कर देते हैं। अच्छा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ना एक एक लाइन का हर का देख लें, क्योंकि एक सवाल आया हुआ है जिसका उसने 5-फ्लोरोयूरासिल का ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा हुआ है। अब अल्काइलेटिंग एजेंट्स ये आगे लिखा है कि अल्काइलेटिंग एजेंट जो होते हैं ना ये आपके डीएनए के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं और उसकी रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर देते हैं। एंटी मेटाबोलाइट्स जो होती हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स आपने मेथोट्रेक्सेट पढ़ा हुआ है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ये जो होता है हमारा जो मेटाबॉलिक पाथवे है डीएनए सिंथेसिस का उसको ही इनहिबिट कर देता है, यानी टेट्राइथाइमीन जो होती है आपकी बननी होती है वो उसको बनने नहीं देता और ये आपका उसको वहाँ उस स्टेप को जाके इनहिबिट कर देता है। साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स, ये कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनका साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं। ये मोस्टली मेमेलियन सेल भी इन्फेक्ट करते हैं। ये भी इनका मैकेनिज्म एक्शन भी ये है कि ये जो हमारा डीएनए होता है ना उसके साथ कोई ना कोई रिएक्शन करके ना उसको चेंज कर देती हैं, जिससे उसकी डबल स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन ख़राब हो जाती है या वो टूट जाता है, और ये इस तरह साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स हैं। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स इनहिबिटर, ये तो आपको पता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो नेसेसरी होते हैं स्पिंडल्स बनाने के लिए, और स्पिंडल्स ने सेल को डिवाइड करवाना होता है। तो मियोसिस में आपके क्रोमोसोमल सेपरेशन करवानी होती है, अगर वो ही नहीं होगा तो सेल डिवीजन नहीं होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पे हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं, कुछ जो हमारे कैंसर्स होते हैं ना उसके जो सेल्स होते हैं वो हार्मोन को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, यानी कुछ किसी हार्मोन से ओवर
सप्रेस हुए होते हैं उनके ऊपर रिसेप्टर, और वो हॉर्मोन से यानी हार्मोन आ रहा है, उनके ऊपर रिसेप्टर बहुत ज़्यादा है और वो उसको ओवर रिस्पॉन्ड करके बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाते होते हैं। तो उसमें हम उस हार्मोन को एंटागोनाइज कर देंगे तो हार्मोन आएगा ही नहीं, तो वो जो कैंसरस सेल्स होंगे ना वो ग्रोथ नहीं करेंगे। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनका। ये एक एक लाइन मेन आपने कुछ नहीं ना रहा, आपने ये याद रखना है कि डीएनए को डैमेज करना है जो भी है। एंटी कैंसर ये अल्काइलेटिक एजेंट भी डीएनए को करेंगे, एंटी मेटाबोलाइट उसको इनहिबिट कर देंगे, साइटोटॉक्सिक भी डीएनए को डैमेज करेंगे, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना इसके लिए बस आप ये करिएगा कि इसने वो डीएनए सेपरेशन या क्रोमोसोमल सेपरेशन नहीं होने देनी। अब आ जाए असेसमेंट ऑफ रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी। दो तरह आप उसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं। एक हम पीछे पड़ गए हैं ट्यूमर मार्कर्स, यानी आपने ट्यूमर मार्कर का लेवल चेक किया, अगर वो कम हो रहा है तो आपका रिस्पॉन्स। दूसरा होता है सीरियल मेजरमेंट। सीरियल मेजरमेंट में आपने क्या करना है, ये अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई के ज़रिए आपने पहले एक की अपनी थेरेपी करने से पहले एक ये वाली रिपोर्ट्स आपके पास, उसके ऊपर आपके पास साइज़ है ट्यूमर का, एक आपने थेरेपी के बाद दोबारा की है उसके ऊपर ट्यूमर का साइज़ आप कंपेयर कर लें, यानी उसका साइज़ छोटा हुआ वो आपको पता लग जाएगा। तो एक सीरियल मेजरमेंट और दूसरी ट्यूमर मार्कर्स है। उसके बाद आ जाती है कम्प्लिकेशंस ऑफ कीमोथेरेपी। ये सवाल आता है कम्प्लिकेशंस ऑफ कीमोथेरेपी, ठीक है। ये मैं आपको याद करवाता हूँ। इसमें दो आप इस तरह याद रखना कि नोज़िया वॉमिटिंग और माइलोसेप्रेशन ये तो होनी है, ठीक है। ये सबसे मेजर होती हैं और सबसे ज़्यादा फियर भी जो होता है ना वो इससे नोज़िया वॉमिटिंग से होता है। दूसरा माइलोसेप्रेशन है। माइलोसेप्रेशन में आपका क्या होगा, यानी आपके न्यूट्रोफिल्स काउंट बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाएंगे, इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आरबीसी काउंट बहुत कम चला जाएगा, हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर जाएगी आपको, जिसके लिए आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ सकता है पेशेंट को। उसके बाद आपको प्लेटलेट काउंट्स बहुत ज़्यादा लो चला जाता है, यहाँ तक कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सवियर होने का खतरा होता है। यहाँ आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देनी पड़ती है, ठीक है। 10,000 से कम भी हो सकता है इसके अंदर। ये दो मेजर है हमारे पास ना, नोज़िया वोमिटिंग, माइलोसप्रेशन, ये आप अलग सेपरेट याद रख लें। उसके बाद बाकी जो हम ऊपर से शुरू होते हैं, सबसे पहले सर पे हेयर है, एलोपेशिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आए ब्रेन है, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स आएंगे। न्यूरोलॉजिकल में क्या आएगा, एक तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी आएगी, ठीक है। उसके बाद आपको टेनाइटस आ सकता है, ठीक है, ये आ जाएंगे। लेकिन जैसे ड्रग्स आप कीमोथेरेपी स्टॉप करेंगे इम्प्रूव कर जाएंगे, सही, ठीक है। उसके बाद नीचे आप आ जाएँ लंग्स पे आ जाएँ, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी, लंग्स के साथ हार्ट पे आ जाएँ, कार्डियो टॉक्सिसिटी, हार्ट के साथ आप नीचे जीआईटी पे आ जाएँ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी, ठीक है। उसके साथ आप लिवर पे आ जाएँ, हेपेटोटॉक्सिसिटी, नीचे किडनीज पे आ जाएँ, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नीचे ब्लैडर पे आ जाएँ, ब्लैडर टॉक्सिसिटी, उसके नीचे गोनेड्स पे आ जाएँ आप, इनफर्टिलिटी आ जाएगी, और बाकी बॉडी के अंदर मसल है तो मायोटॉक्सिसिटी, ठीक है। और आपके पास सेकेंडरी मैलिग्नेंसीज, इस तरह आप ऊपर से सीक्वेंस में आएंगे सारे कवर हो जाएंगे। एमसीक्यूज़ के लिए आप ये याद रख लें कुछ चीज़ें जी। उसमें ये है, एक जो ये अल्कलॉइड्स हैं आपके वो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट करवाते हैं। आपका साइक्लोफॉस्फामाइड्स ड्रग जो है वो आपकी ब्लैडर टॉक्सिसिटी करती हैं। आपकी ये पेक्लिटेक्सल है जो ये मायोपैथी करती है, ठीक है। मेथोट्रेक्सेट है जो आपकी ये नेफ्रोटॉक्सिक होती है। ब्लियोमाइसिन जो आपकी ये पल्मोनरी टॉक्सिसिटी करती है, ठीक है। ये आपने एमसीक्यूज़ के वाले से याद करना। 2-3 मेजर जो है ना, साइक्लोफॉस्फेमाइड की क्या है, मेथोट्रेक्सेट की क्या है, ब्लियोमाइसिन की क्या है, ये लास्ट में देख लें। अल्कालिटिक एजेंट आपकी इनफर्टिलिटी करते हैं। अब आ जाए जी प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोथेरेपी, ठीक है। टॉक्सिसिटी में आपने सिर्फ इसकी हेडिंग्स याद करनी है, बाकी नीचे वाला जो है वो एमसीक्यूज़ के लिए बस वो जो ड्रग्स है ना वो देख लीजिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोथेरेपी, इसमें जी वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछ लेता है इसका ना, कि प्रिंसिपल क्या है। एक इसके दो प्रिंसिपल हैं, एक तो डायरेक्ट हिट थेरेपी है। डायरेक्ट हिट थेरेपी पे क्या है कि रेडिएशन आपको पता डीएनए डैमेज कर देती है, डीएनए डैमेज करेंगी। जो आपको पता डीएनए जो ट्यूमर सेल्स होते हैं इनके अंदर डीएनए ज़्यादा मिकदार में होता है, यानी न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो इनका हाई होता है, तो इनके डैमेज होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो रेडियोथेरेपी में एक ये आ गया। दूसरे नंबर पर क्या है, रेडियोलाइसिस ऑफ वाटर। रेडियोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है जी, रेडिएशन जो होती है वो वाटर को ब्रेक कर देती हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन में। जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो आपका फ्री रेडिकल बन जाता है। फ्री रेडिकल आपको पता है ये भी डीएनए को डैमेज करता है, ठीक है। तो जो आपके मलिग्नेंट सेल्स होते हैं उनके पास रिपेयर मैकेनिज़्म भी नहीं होता जो नॉर्मल सेल्स के पास होता है, तो इसलिए इससे ये भी डैमेज हो जाते हैं। तो दो तरह आपका रेडियोथेरेपी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसकी डोज जो होती है उसको हम मेजर करते हैं जी ग्रे से, जो कि कैपिटल जी स्मॉल वाई है। 1 ग्रे इक्वल टू होता है 1 जाउल ऑफ एनर्जी पर केजी ऑफ टिश्यू। अब आ जाए आगे जी
इसकी डोजेस को ज़हन में रखना है MCQ के लिए, यानी जो आपका लिम्फोमा होता है वो 20 से 40 पे ही काम कर जाता है, रेडिएशन इतनी उसको इफ़ेक्ट कर देती है। उसके बाद 45 से या 40 से 60 तक जो आपकी ये आप देते हैं जी प्रिवेंटिव मेजर्स में, ठीक है, यानी एडजुवेंट डोजेज ये होती हैं आपकी। उसके बाद आपके जो 60 से 80 तक है ये आपके जो सॉलिड एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं उनके लिए आप करते हैं। उसके बाद है फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शनेशन ये होता है कि हम जो रेडियोथेरेपी की डोज होती है ना उसको फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। इसका मकसद क्या होता है वो हम आगे पढ़ लेंगे। इसको 3 तरह डिवाइड करते हैं हम। एक होती है नॉर्मल फ्रैक्शन। नॉर्मल फ्रैक्शन में क्या है, हम 1 फ्रैक्शन पर डे लगाते हैं, इसमें 6 फ्रैक्शन पर वीक बन जाती है हमारी संडे को, क्योंकि रेडियोथेरेपी यूनिट लॉस होते हैं इसलिए वो माइनस हो जाती है। उसके बाद हाइपो फ्रैक्शन और हाइपर फ्रैक्शन है। हाइपो फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम जो पर डे फ्रैक्शन है ना वो लेस कर देते हैं, यानी रोज़ नहीं लगती बल्कि 4 फ्रैक्शन पर वीक कर देते हैं हम। हाइपर फ्रैक्शन में हम इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी 2 और 3 स्मॉलर फ्रैक्शंस पर डे लगा रहे होते हैं, ठीक है। अब फ्रैक्शनेशन का मकसद क्या होता है ये हम नीचे 5 आवर्स जो है ना ये बताएंगे। 5 आवर्स जो है ना ये हिस्टोरिकल फोर्स भी कहते हैं इनको। पहले ये 4 होते थे, अब 5 हो गए, ठीक है। इनको इनमें आता है रिपेयर, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीऑक्सीडेशन, रीपॉपुलेशन और रेडियो सेंसिटिविटी। इससे आपको जब इनके मेन वो 5 आवर्स ही पूछता है पेपर में कि व्हाट आर द 5 आवर्स ऑफ रेडियोथेरेपी, तो वो अपना ये लिख देना है, रिपेयर है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीऑक्सीडेशन, रीपॉपुलेशन और रेडियो सेंसिटिविटी। इसकी डिटेल मैं थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ, उसको आपको समझ आ जाएगी कि हम फ्रैक्शंस क्यों करते हैं और इतने इंपॉर्टेंट क्यों। सबसे पहले रिपेयर। रिपेयर का मकसद ये होता है कि जो RN जब रेडिएशन लगाते हैं हम DNA डैमेज होता है, अब उसमें नॉर्मल सेल्स भी साथ डैमेज हो जाते हैं और जो हमारे पास ट्यूमर सेल्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो इस पर हम थोड़ा सा अंदर वक्फा देते हैं कि जो नॉर्मल सेल्स हैं ना वो अपने आप को दोबारा बहाल कर लें, ठीक है, और यानी रिपेयर कर लें। जबकि हमारे पास हमें पता है कि मैलिग्नेंट सेल्स जो होते हैं उनके पास रिपेयरिंग मैकेनिज्म नहीं होता, तो वो तो रिपेयर हो नहीं सकते, तो हम रिपेयर का टाइम देते हैं हेल्दी सेल्स को। उसके बाद हमारे पास आती है रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन ये होती है कि हम जब रेडियोथेरेपी देते हैं ना तो कुछ सेल होते हैं जो हमारे पास G2 फेज़ में होते हैं, कुछ होते हैं S फेज़ में होते हैं। ये एक बात याद है कि जो ट्यूमर सेल S फेज़ में होते हैं ना वो रेडिएशन से रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, और जो G2 और M फेज़ में होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। इसका आप सीक्वेंस अगर लिखना चाहें तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी G2M में होती है, ठीक है, फिर G2 में होती है, फिर M में होती है, फिर S में, और फिर एंड पे लेट S, यानी S और लेट S जो है ना वो तकरीबन रेजिस्टेंट होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हमने एक फ्रैक्शन लगाई, जो सेल G2 या M फेज़ में थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, जो S फेज़ में थे वो बच जाएंगे। तो हम कुछ अर्से के बाद दूसरी फ्रैक्शन देंगे, दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेडिएशंस को, यानी हम फ्रैक्शन किया ना हमने डोज को, यानी अगले दिन हमने फिर डोज दिया। अगले दिन क्या हुआ, जो सेल S फेज़ में थे वो भी G2 में या M फेज़ में आ जाएंगे और वो भी डैमेज हो जाएंगे। इसको कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी रेडिएशन की दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। तो ये है रीडिस्ट्रीब्यूशन आपका। उसके बाद है रीऑक्सीजनेशन। रीऑक्सीजनेशन इसका मकसद ये होता है कि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ना, ट्यूमर सेल्स ज़्यादातर हाइपोक्सिक सेल्स होते हैं, जो हाइपोक्सिक सेल्स होते हैं वो भी रेडिएशन रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। अब जो सेल्स ब्लड वेसल्स के करीब होते हैं ना ट्यूमर सेल्स, वो तो सही ऑक्सीजनेशन पे होते हैं, तो वो रेडिएशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो अब हम उसे रीऑक्सीजनेशन का टाइम देते हैं, जब हम एक फ्रैक्शन या दूसरी फ्रैक्शन, उसमें क्या होता है जो दूर वाले सेल्स हैं उन तक भी ब्लड सप्लाई बाहर हो जाती है और वो रीऑक्सीजनेट दोबारा होना शुरू हो जाते हैं। अब जब वो रीऑक्सीजनेट होते हैं तो वो भी सेंसिटिव हो जाते हैं रेडिएशन से, ठीक है, और अगली डोज के अंदर फिर वो भी मारे जाते हैं। ये इसको कहते हैं रीऑक्सीजनेशन। तो तीसरी आ जाती है रीपॉपुलेशन। रीपॉपुलेशन क्या होती है कि रीपॉपुलेशन में ये कि आपको पता है कोई सेल डिस्ट्रॉय होता है तो दोबारा जो बच जाते हैं वो जल्दी से अपने आप को रीपॉपुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें हेल्दी सेल्स भी रीपॉपुलेट करने की कोशिश करते हैं और ट्यूमर सेल भी रीपॉपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने दूसरी जो डोज देनी होती है ना वो ट्यूमर सेल्स की जो रीपॉपुलेशन हो रही है उसको स्टॉप करने के लिए, यानी वो इतने ज़्यादा रीपॉपुलेट होने से पहले पहले हमने दूसरी डोज दे देनी है उसको, ठीक है। तो ये होती है, तो रिपेयर हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रीऑक्सीजनेशन हो गया, रीपॉपुलेशन हो गया। नंबर 4 पे मतलब रेडियो सेंसिटिविटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये बाद में ऐड किया गया। इसमें क्या है कि रेडिएशन हमने मोस्टली देनी उनको होती है जो रेडिएशन सेंसिटिव हो। ये इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है, कुछ रेडियो सेंसिटिव होते हैं, कुछ रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं। जो ट्यूमर रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं उसमें रेडिएशन का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो हमने ये देनी उनमें होती है जो रेडिएशन सेंसिटिव हो। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके अंदर इंडिकेशंस ऑफ रेडियोथेरेपी, ये सवाल आया हुआ है
इंडिकेशंस में आपने क्या है, एक तो रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर होना चाहिए, जिसके अंदर उसने एक एग्जांपल दी है SLCES की, इसमें सेमिनोमा हो सकता है, लिम्फोमा, SS सेमिनोमा, L से ये उसने एक निमोनिक दिया है, SS सेमिनोमा, L से लिम्फोमा, E से C से आपका कोरियोकार्सिनोमा, E से इविंग सार्कोमा और S से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये आपकी 5 एग्जांपल भी याद करें आप रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर्स की। नंबर 1 पे रेडियो सेंसिटिव हो, नंबर 2 पे सर्जरी और रेडियोथेरेपी इक्वली इफेक्टिव हो। लेकिन आपको पता है जब भी आप सर्जरी करेंगे तो उसमें कॉस्मेटिक इफेक्ट तो आएगा ही, तो कॉस्मेटिक डिफेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं आप कैसे, आप उसको रेडियोथेरेपी दे दें, ठीक है, तो वहाँ पे रेडियोथेरेपी प्रेफर करेंगे हम, अगर दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर सर्जरी ज़्यादा इफेक्टिव है फिर हम सर्जरी की तरफ जाएंगे। नंबर 1 रेडियो सेंसिटिव, नंबर 2 सर्जरी और रेडिएशन इक्वली इफेक्टिव है, तो कॉस्मेटिक जो हमारे पास डिफेक्ट्स आने हैं ना, उसके लिए हम फिर रेडिएशन को प्रेफर कर देंगे। नंबर 3 इनऑपरेबल ट्यूमर्स, जैसे ब्रेन स्टेम का ट्यूमर जिसको ऑपरेट नहीं कर सकते, उसके लिए हम रेडिएशन करते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आता है जिसके अंदर सर्जरी का रिस्क जो होता है मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी का हाई हो एज़ कम्पेयर टू रेडिएशन, वो। और नंबर 5 पे एडजुवेंट रेडियोथेरेपी, इसमें क्या होंगे, एडजुवेंट रेडियोथेरेपी में हम रीएकरेंस को स्टॉप करने के लिए ये इंडिकेशंस ऑफ कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आपके पास। उसके बाद आ जाए मेथड्स ऑफ रेडियोथेरेपी, ये ऑडियोथेरेपी लिखा हुआ है, ये असल में रेडियोथेरेपी ही है, ये भी सवाल आया हुआ है, वो पूछ रहा है मेथड्स और इसके साथ दूसरा नाम लिखते हैं मोडेलिटीज़, या वो मोडेलिटीज़ ऑफ रेडियोथेरेपी पूछ लेता है या फिर वो मेथड्स ऑफ रेडियोथेरेपी पूछ लेता है। इसमें क्या है, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी है, ब्रेकी थेरेपी है, इंट्राऑपरेटिव रेडियोथेरेपी है, रेडियो आइसोटोप, ठीक है, 3 डायमेंशनल कॉन्फॉर्मल रेडिएशन थेरेपी और इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी, ठीक है। ये आपने इसकी मेथड्स एंड मॉड्यूलिटीज़ याद रखनी है। एक एक्सटर्नल बीम है, इंटरनल बीम है, एक इंटरऑपरेशनल है, एक रेडियो आइसोटोप है, एक 3D है CRT और एक हमारे पास IMRT है। उसके बाद आ जाता है जी साइड इफेक्ट्स ऑफ रेडियोथेरेपी। साइड इफ़ेक्ट ये भी सवाल है हुआ है। साइड इफ़ेक्ट इसके आपने एक्यूट और लेट दोनों लिखने। एक्यूट याद रख लें, एक्यूट में एनोरेक्सिया और नोजिया होगा, म्यूकोसाइटस होगा जिसमें एसोफेजाइटिस और एंट्राइटिस हो सकता है, माइलोसप्रेशन और एलोपेशिया, ये 4 है। यानी पहला वही नोजिया वॉमिटिंग यानी नोजिया और एनोरेक्सिया आ जाएगा, उसकी जगह दूसरा माइलोसप्रेशन ही है जो हमने सर्जरी में उसमें किया था कीमोथेरेपी में। उसके बाद एक एलोपेशिया और एक म्यूकोसाइटस। अब आ जाए लेट आप वैसे ही याद रखें जिस तरह के हमने अपने उसके कीमोथेरेपी की याद किए थे कि यानी हमने ऊपर से शुरू करना है और हमने स्टेप वाइज नीचे की तरफ मूव करना बॉडी में और उससे हमारे सारे कवर हो जाएंगे। इसमें यानी हम गए CNS में इसमें माइलाइटस होगा, CNS में माइलाइटस हो जाएगा, नीचे आई में आएगा तो कैटरैक्ट हो जाएगा, माउथ में अल्सर्स हो जाएंगे, लंग में निमोनाइटस, GIT में म्यूकोसाइटस, किडनी में नेफ्राइटस, गोनेड्स के में ओलिगोस्पर्मिया, वजाइना में स्टीनोसिस और ब्लैडर के अंदर आपका थिम्बल ब्लैडर, ठीक है। यानी ऊपर से नीचे की तरफ आपने ऐसे मूव करना है। अब बच्चा इसके अंदर आप थोड़ा सा ये डिफरेंस याद रख लीजिएगा कि उसके और इसके आपने शफल नहीं करना, ठीक है। यानी उसका जो हो रहा था हमारा हेयर में एलोपेशिया था, इसका अच्छा ये एलोपेशिया इसका हमने एक्यूट के अंदर रखा है, ठीक है। लेट के अंदर एलोपेशिया नहीं आता हमारे पास। तो कुछ इसके मिलते जुलते यानी नेफ्रोटॉक्सिक है ये, ठीक है, निमोनाइटिस कर रहा है, अल्सर्स कर रहा है, लेकिन कुछ इसके डिफरेंस हैं। तो डिफरेंशिएट करने का जो डिफरेंस है वो जहन में डाल रखिएगा दोनों के आंखों में। यानी ये आंखों में अट्रैक्ट करता है वो नहीं कर रहा था, ये माउथ में अल्सर्स करता है वो GIT में अल्सर्स कर रहा था, ठीक है। उसके बाद ये म्यूकोसाइटस कर रहा है GIT के अंदर, वो नहीं करता, ठीक है। उसके बाद गोनेड्स के अंदर ये लिगोस्पर्मिया करता है जबकि वो इनफर्टिलिटी था, लेकिन तकरीबन सेम ही है। वो वजाइना के अंदर ये स्टीनोसिस कर सकता है और ब्लैडर में हमने कहा था ब्लैडर टॉक्सिसिटी है, लेकिन ये इसका स्पेसिफिक जो है थिम्बल ब्लैडर करता है, ठीक है। बाकी तकरीबन सेम ही है। तो ये आगे इनके साइड इफ़ेक्ट्स आ गए, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी अब आगे हमारे पास आ जाता है जी सेकेंडरी मैलिग्नेंसीज। ये इन्हें MCQ के लिए याद रख लें कि कीमोथेरेपी की वजह से कुछ सेकेंडरी मैलिग्नेंसीज भी हो सकती हैं। इसके अंदर ल्यूकीमियास, रेडिएशन के साइड इफेक्ट में ल्यूकीमिया आता है या माइलोसप्रेशन हम कर चुके, लेकिन माइलोसप्रेशन थी कि सप्रेस हुई थी, आपने डोज बंद की दोबारा ठीक होगी, लेकिन ये कैन लीड टू ल्यूकीमिया जो कि एक वाइट ब्लड सेल्स का ट्यूमर है। दूसरे नंबर पे ये CA थायराइड कर देता है और इसको प्रिवेंट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम CDCRT या IMRT, ये क्या है, ये कंप्यूटर को या सॉफ्टवेयर टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम डोज को बड़ा एक्यूरेट और साइट स्पेसिफिक
लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि मिनिमाइज डैमेज हो नॉर्मल टिश्यूज़ को। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी इम्यूनोथेरेपी, जीन थेरेपी और हार्मोनल थेरेपी। इनके अंदर से ऐसा कोई प्रॉपर एससीक्यू तो नहीं आया हुआ, लेकिन हम इनको कर लेते हैं। सबसे पहले इम्यूनोथेरेपी का मकसद यह है कि आपको पता है जो हमारे पास कैंसर हुआ है उसमें शुरू में हमने कहा कि उसने इम्यून सिस्टम जो है ना उनका सप्रेस किया हुआ है। तो अगर हम इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने वाले सब्सटेंसेस दें दें तो शायद उससे हमारा जो होता है कभी कभी रिस्पॉन्ड कर, इसमें हम इंटरफेरॉन दे देते हैं। इंटरफेरॉन क्या होता है, CML लिम्फोमा सार्कोमा में एक्ट करता है ये। उसके बाद हमारे पास इंटरल्यूकिन 2 है, ये लिम्फोसाइट्स के अंदर टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है। तीसरे नंबर हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इनको जिसका दूसरा नाम टारगेट थेरेपी भी होता है, और इसको हम इन कम्बिनेशन विद कीमोथेरेपी भी यूज़ करते हैं, जिसका दूसरा नाम मैजिक बुलेट कीमो रेडियोथेरेपी है। इसमें से सवाल एक आया हुआ है ट्रांसटुज़ुमाब का। ट्रांसटुज़ुमाब जो होता है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, और ये हम ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट होते हैं ना उनके अंदर यूज़ करते हैं कि 30% वुमेन विद मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर रिप्रेजेंट अ पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। तो उसके अंदर हम ये और वो दोनों मिला के देते हैं। तो ये ट्रांसटुज़ुमाब जो है ना, इसका एक क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है कि कौन सी मोनोक्लोनल बॉडी आप ब्रेस्ट कैंसर के अंदर देते हैं, तो वो हम ट्रांसटुज़ुमाब देते हैं। उसके बाद जीन थेरेपी में या फिर आप ट्यूमर सप्रेसर जीन पेशेंट को दे देते हैं, या फिर जो उसकी जीन ख़राब हुई है उसको आप रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद जाता है प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी में हम स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कुछ कैंसर्स होते हैं जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर हो गया या और कैंसर जो कि हार्मोनल डिपेंडेंट होते हैं, उनके ऊपर हार्मोन सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे ERPR रिसेप्टर हो सकते हैं, HER2 रिसेप्टर्स हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या होता है, हम हार्मोनल एंटागोनिस्ट लगा देते हैं जिससे उसकी जो ग्रोथ है वो डिक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद हम सर्जिकल एब्लेशन कर सकते हैं। सर्जिकल एब्लेशन में क्या है जी, हमें ये मैंने कहा था ना, और अगर आपको प्रोस्टेटिक कैंसर जो होता है वो भी मेजर सोर्स ऑफ हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो टेस्टोस्टेरोन है, तो हम बायलेटरल ऑर्किडेक्टोमी कर देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। उसके बाद ड्रग थेरेपी दे सकते हैं हम, जिसके अंदर ड्रग थेरेपी में वही हार्मोन हमारे पास सिंथेटिक हार्मोन होगा, टमोक्सिफिन दे सकते हैं, फ्लूटामाइड दे सकते हैं प्रोस्टेटिक कैंसर के लिए, फ्लूटामाइड टमोक्सिफिन ब्रेस्ट कैंसर के लिए। उसके बाद पैलिएटिव केयर, ये सवाल आया हो कि पैलिएटिव केयर क्या होती है। ठीक है, पैलिएटिव केयर में आपके पास आप पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन आपने उसको केयर देनी है, उसको पेन के लिए, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, डायरिया, माउथ केयर, डिस्फेगिया, नोजिया, वॉमिटिंग, टर्मिनल केयर, न्यूट्रिशनल सपोर्ट दें, फाइनेंशियल सपोर्ट, स्पिरिचुअल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये सारी आपकी पैलिएटिव ट्रीटमेंट के अंदर आती है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंक्लूड होता है। इसके अंदर पास क्वेश्चन में से आपको देख के बता देता हूँ, अगर कोई एक आधी चीज़ जो इसके अंदर नहीं आई हुई है, जो सवाल थोड़ा सा सेपरेट पूछा हुआ है वो आप कर लें। ठीक है, इसके अंदर एक मैंने आपको बताया कि कंबाइंड थेरेपी मैंने आपको बता दी थी, वो आपने लाजमी लिख लेनी है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे पूछी है कि प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कीमोथेरेपी क्या होते हैं। तो इसमें आपने एक तो वही कंबाइंड थेरेप्यूटिक एजेंट तो लिखने ही लिखने, 3 पॉइंट्स यहाँ पे आपने ऐड करने हैं कि जो कीमोथेरेपी होती है ना वो पैलिएटिव होती है रेदर देन क्यूरेटिव। ठीक है, जो उसका प्रिंसिपल होता है। नंबर 2 क्या होता है, नंबर 2 पे हमारा जो यहाँ पे एम्ड होता है ना, एम्ड एट, यानी इसमें मेन जो हमारा एम होता है ना वो उस कैंसर को लिमिट करना होता है, मेनली सिम्टम्स रिलीविंग नहीं होते, क्योंकि ये खुद जो कीमोथेरेपी होती है बड़े अनएक्सेप्टेबल सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है। देखिए यहाँ पे हम सिर्फ पेशेंट की लाइफ लॉन्ग करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उस जो कैंसर होता है उसको लिमिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर यहाँ पे आता है कि ये डैमेज करती है बोथ कैंसरस और हेल्थी सेल्स को। तो मल्टीपल कंडीशंस ऑफन रिक्वायर मेडिकल इंटरवेंशन। उसमें क्या हमने कहा था कि कीमोथेरेपी दे रहे हो तो आपको माइलोसप्रेशन में आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर ज़्यादा उसको प्लेटलेट डाउन हो गया तो आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देंगे, ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी आपको देना पड़ सकता है, प्रोफाइलेक्टिक कवर ऑफ एंटीबायोटिक्स भी आपको उसको देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये जेन में रख के करना है आपने, क्या मेडिकल इंटरवेंशन भी रिक्वायर हो सकती है, अनएक्सेप्टेबल सिम्टम्स भी आएंगे, और ये पैलिएटिव है। उसके बाद हमारे पास एक सवाल पैलिएटिव थेरेपी का मैंने आपको बता दिया कि इसका एक सवाल पूछा हुआ उन्होंने। ठीक है, उसके बाद एक सवाल इन्होंने पूछा हुआ है ये
यानी कैंसरस सेल डेथ बाय रेडिएशन। यहाँ पे इसने पास में कोई और लिखा, वो बुक वाला ही लिखेंगे। दो तरह करता है, एक डायरेक्ट हीटिंग मेथड है, दूसरा वाटर वाला है, यानी रेडियोलाइसिस ऑफ वाटर करता है। ठीक है, एक रेडियोथेरेपी के मेथड्स की जगह दूसरे टर्म इसने मोडेलिटीज़ इस्तेमाल की हुई है, उसको भी ज़हन में रखना है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल इसने पूछा है कि एक बंदा है, उसको मेटास्टेटिक कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट है, तो इसने कहा कौन सी रेडियोथेरेपी उसके लिए बेहतर रहेगी। तो इसके लिए हमने जो IMR पढ़ी थी ना, यानी इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, ये वाली हमने इसको देनी है। ये एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी की एक टाइप है, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, ये आपने देनी है। ठीक है, और उसके अलावा कोई चीज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं। अच्छा, एक सुन है, जो हमारे मेंबर्स ऑफ मल्टी प्रोफेशनल टीम थी, उसके उन्होंने पूछा कि एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। फिर उसके एडवांटेजेस ये होंगे कि एक तो ओपन डिबेट होगी, मल्टीपल पेशेंट के पास मल्टीपल ओपिनियंस आएंगी, जिसमें उसको चूज़ करना, यानी हर तरह की राय उसको मैसर आएगी। और डिसीजन जो होगा, डिसीजन मेकिंग ओपन होगी। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, एक है कि इसके अंदर जो सीनियर मेंबर होगा वो रिम्पेंट ऑफ इगोटिज़म और शोइंग ऑफ आ जाएगी। जो मेंबर आपके लेस कॉन्फिडेंट हैं, उनकी राय को नीचे रख दिया जाएगा, उनके व्यूज़ को दबा दिया जाएगा, और अपने व्यूज़ सही तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और डिसीजन जो यहाँ पे होगा ना, इन द एब्सेंस ऑफ पेशेंट और केयरर होगा, यानी एक बंदा जो होता है वो पेशेंट के साथ पूरा होता है। यहाँ पे जो टीम होती वो आपस में तो वेल कम्युनिकेट कर रही होगी, लेकिन पेशेंट की जहाँ पे जो होगी ना, वो एब्सेंस हो जाएगी उसके केयरर की और पेशेंट की। तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने कर लेने हैं। ठीक है, उसके अलावा एक इन्होंने पूछा हुआ है जी, हमारे पास टेक्निक्स फॉर ब्रेक की रेडियोथेरेपी। ब्रेक की रेडियोथेरेपी जो होती है ना, इसको इंटरनल रेडियोथेरेपी भी कहते हैं। ठीक है, यानी ये आउटसाइड बीम नहीं होती है, इनसाइड होती है। ये इसके 3 तरीके होते हैं। उसने टेक्निक से पूछी है ना, तो इससे आपको समझ में आया। इसमें टेक्निक्स ये होती है, या परमानेंट आप सीड इम्प्लांट कर देते हैं उस टिश्यू के अंदर जो अंदर से ही रेडिएशन भेज रहे, फिर वो स्क्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है, स्क्रीट तो नहीं कहेंगे, यानी उससे रेडिएशन निकल रही होती है। ठीक है, रेडिएट कर रही होती है। तो परमानेंट सीड इम्प्लांट कर सकते हैं हम। हाई डोज रेट कैथेटर्स या लो डोज रेट कैथेटर, ये 3 टाइप है इसकी। परमानेंट सीड इम्प्लांट, HDR हाई डोज रेट कैथेटर्स, LDR कैथेटर्स लो डोज रेट कैथेटर्स। यानी आप या फिर उसकी एक ब्लड वेसल से आप वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे अपने कैथेटर इंसर्ट किया उस टिश्यू के अंदर, उस कैथेटर के ज़रिए आपने वहाँ पे उसको रेडिएशंस दी हैं। तो ये 3 है। ये ब्रेकी थेरेपी असल में इंटरनल रेडियोथेरेपी होती है। इसके मेरिट्स क्या है, मैं इसके फ़ायदे ये होते हैं कि रिक्वायर हाई लोकलाइज्ड सिंगल कंटिन्यूस डोज ऑफ रेडियोथेरेपी, स्पेयर डीपर एंड एडजेसेंट टिश्यू, यानी इसके अंदर आपके एडजेसेंट जो होते हैं और डीपर टिश्यू वो स्पेयर हो जाते हैं। अच्छा, इसके डिमेरिट्स क्या हैं, टेक्निकली डिफ़िकल्ट है चीज़ ये, और इसके अंदर लोकल कॉम्प्लिकेशन, यानी अगर आपने सीडी इम्प्लांट किए हैं तो उनकी डिस्प्लेसमेंट और इरोजन हो सकती है। ठीक है, एक ये सवाल जो है ना, ये आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ, ये आपने लिख लेना। बाकी आपका चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया।